कि n इक्वल टू 1 ये है और मान लो n इक्वल टू 3 ये और कोई फोटोन डायरेक्ट आया यहाँ, यानी इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट किया n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1। एच.सी. वर्मा की बात बता रहा हूं। अब इसमें से ये फोटोन निकालेगा, ये निकलेगा फोटोन। हेलो, हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौट रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो अपने अंदर से फोटोन निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। यस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकालेगा तो ये जो पूरा एटम है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो फोटोन निकला इसका मोमेंटम होगा P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। क्या होगा भाई? P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, तो इसका मतलब है टोटल मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग हमारा एटम है वो इधर भागेगा कि भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे भागेगा, हाँ सर। भागेगा ना। तो हमें ये पता करना है रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। ये एच.सी. वर्मा का शायद 36 नंबर का क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पा रहा, मैं पहले बता देता आपको। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। बात समझ में आई? तो खास बात यह है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और A माइनस जेड नंबर क्या न्यूट्रॉन है कि नहीं है भाई? है कि नहीं? यस सर। और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वी कैन इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम ऑफ एटम यानी न्यूक्लियस का मोमेंटम, दिस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाई लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0 मोमेंटम कंजर्वेशन। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? अरे आया। यस सर। देखो ये है मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, रिकॉइल न्यूक्लियस जो रिकॉइल हो रहा है। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व है। इससे v नेगेटिव आएगा। v क्या आएगा इससे? v क्या आएगा? नेगेटिव। v नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन क्या बताता है? जिस डायरेक्शन में फोटोन भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा। लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो आप जरूरी नहीं है n बराबर 3 लें। अब p कैसे निकलेगा, लैम्डा कैसे निकलेगा? आप जानते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12431 ना, 12431 यस अपॉन जो एनर्जी निकली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लैम्डा निकलेगा। क्यों भाई? ये एंगस्ट्रॉम में आएगा कि नहीं आएगा एंगस्ट्रॉम में? ये जल्दी बोलो। यस सर। अरे बोलो जल्दी, स्मृति समझ में आ रहा है? यस। अब डेल्टा ई कैसे निकलेगा? चक्कर, अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो लिखेंगे डेल्टा ई 13.6 जेड स्क्वायर इंटू फाइनल जो मान लो 1 पे लौटा, मान लो फाइनली ये n पे लौटा। कहां से लौटा? m से। मान लो ये m था और ये n था, तो 1 अपॉन m स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस। यस सर। और ये एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आती है। किस में आती है एनर्जी? ये एनर्जी किस में आती है डायरेक्ट? हेलो, ये एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा और h तो मालूम है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में चेंज कर दे तो मोमेंटम एम्पियर सिस्टम में आ गया ना। मोमेंटम किस में आ गया? मोमेंटम किस में आ गया? मीटर में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया ना, केजी मीटर पर यस सेकंड सर। में। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, अप्रोक्सीमेट। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? अरे आ रही है? हेलो, आ यस। रही है ना?
तो जब ये दोनों बराबर हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, तो यहाँ पर A टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि Z से Z कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या बचेगा? A टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूक्लियस बराबर -h/λ। समझ में आया? ये आया कि नहीं? Yes. तो इससे आप वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूक्लियस निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूक्लियस निकाल सकते हैं? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, HC वर्मा को मैं आज देख रहा था, तो कुछ उसके अंदर इस चैप्टर में 6 ऑब्जेक्टिव ऐसे दिए हैं जो मोर देन 1 वाले हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा। उन्होंने कहा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, एक तो लेबोरेटरी में हम, और एक उस स्टार पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम है उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। नहीं समझे? एक एटम वो है जो स्टार के पास है, हाइड्रोजन एटम, और एक वो एटम है जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके, आप पुलिस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका। और उन्होंने कहा कि जो स्टार के हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट पर आता है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं, जबकि लेबोरेटरी से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से मिल रहा है उसमें कम नंबर ऑफ लाइंस है। ठीक है, पहले तो ये था इसका मतलब क्या हुआ। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, इसका मतलब ये है कि ये वाला हाइड्रोजन एटम अपनी ज्यादा वाली एक्साइटेड स्टेट में है, तभी ये ज्यादा लाइंस एमिट करेगा कि नहीं? Yes, sir. हेलो, समझना गौर से क्या कह रहा हूं मैं। ये वाला हाइड्रोजन एटम अगर ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन, ज्यादा एमिशन लाइंस कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी एक्साइटेड स्टेट इससे ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. अब जो स्टार है, अब स्टार के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। हाँ, स्टार इसको कैसे एनर्जी दे सकता है? स्टार का अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रिसीव करके वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गए। नहीं समझे? हाँ, sir. Yes, और वो sir. जब वापस लौट रहे हैं तो स्टेप्स में लौट रहे हैं, और स्टेप्स में लौटने का मतलब दे आर इमिटिंग मोर इमिशन लाइंस। इसका मतलब, और ध्यान रखना, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर। उसने ये भी ऑप्शन में लिखा था ग्रेविटी इज मोर एट स्टार, तो उससे मतलब ही नहीं है। बात समझे आप? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या Yes, होगा? sir. टेम्परेचर ऑफ स्टार इज क्वाइट हाई। इवन अगर उसने ये भी ऑप्शन दिया है कि प्रेशर इज हाई, उस प्रेशर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है तो उसका इस प्रेशर से क्या लेना देना, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज्यादा रेजिड होता है। समझ में आ रहा है? उसके 6 सवाल हैं, 6 सवाल आप कर सकते हैं, है ना? हेलो सर कौन से क्वेश्चन नंबर के? अरे ऑब्जेक्टिव है ये एटम्स की थ्योरी का। अच्छा, एटॉमिक ऑब्जेक्टिव थ्योरी, 2। हाँ ऑब्जेक्टिव वैसे सभी करने चाहिए, हालांकि मैं भी भेजूंगा। क्यों, मैंने स्मृति तुम लोग को भेजा था क्या रदरफोर्ड मॉडल? नहीं सर, कोई भी शीट नहीं थी। पक्का नहीं है? नहीं, यस sir. सर। ठीक है, आज मैं बोर्स मॉडल भेजता हूँ और कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? मैं, ठीक है ना? यस सर। चलो Yes, sir. भैया, हाँ आज तुम लोग ये बताओ, आज मैकेनिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके उसको वो जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको कंसर्न करके बढ़ा दूं? हेलो हेलो Yes. ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें, तो तुम लोग बताना आज क्या क्या डाउट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखिएगा हेडिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सुनो, जनरली किसी मेटल को अगर हम लें, मेटल को ध्यान रखना, किसी मेटल को अगर लें तो रूम टेम्परेचर पर भी, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के वेरियस ऑर्बिट्स हैं, और लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या लूजली बाउंड है इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, है कि नहीं लूजली बाउंड? हेलो हेलो अरे किसी मेटल को अगर हम लें यस सर।
तो मेटल में जो एटम्स हैं, एटम्स के लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर दे लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस? यस सर। क्यों भाई स्मृति, आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. अब जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद ये वाला एटम कैसा चार्ज हो गया? ये एटम क्या, कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड। बाहर निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम तो है नहीं, हाँ तो इन्फिनिटी एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मेटल में रैंडमली मूव करते रहते, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एटम्स उन पे लगता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। आ रही कि नहीं आ रही भी? अरे आ रही है। हाँ सर। Yes, sir. अब अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे गिराता हूं, फोटोन, तो अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ सकता है। तो उसको एक मिनिमम अमाउंट चाहिए एनर्जी का बाहर आने के लिए। दैट मिनिमम अमाउंट, मतलब वो मिनिमम अमाउंट का कि उस समय इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो, जिस समय ये फोटोन को एब्जॉर्ब करे और बिल्कुल सरफेस पर हो। क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो भी? हेलो, ध्यान से सुनो। उस समय इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ऊपर की तरफ है। जिस समय ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी बिल्कुल और टॉप पर है, यानी इसके बाद कोई कोलिजन नहीं करेगा। तो ये मिनिमम अमाउंट होगा एनर्जी का जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। नहीं समझे? यस सर। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? Yes, sir. तो ये मिनिमम अमाउंट एनर्जी का हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है, हर सरफेस के लिए डिफरेंट होता है। बात समझे? यस सर। अब मान लीजिए इतना ही अमाउंट किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को मिला जो उस समय सरफेस पे तो था लेकिन नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो ये क्या करेगा? उतनी एनर्जी लेके दूसरे कोलिजन करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा। कर देगा कि नहीं? अरे कर देगा। यस सर। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, अरे आ रही कि नहीं? sir. अगर इससे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो ये अंदर था इलेक्ट्रॉन, और इससे ज्यादा एनर्जी का मैं फोटोन ये एब्जॉर्ब करे, तो हो सकता मल्टीपल कोलिजन करके बाहर निकले। जब वो बाहर निकलेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और टोटल एनर्जी जो ई है, एक तो उसको निकालने में मिनिमम अमाउंट चाहिए, वो जो निकालने में चाहिए, और अगर वो नहीं टकराया कहीं भी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव होने के बाद कहीं नहीं टकराया, तो जो मिनिमम अमाउंट चाहिए दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दिस सरफेस। और टोटल एनर्जी अगर इसकी ई थी तो ई माइनस 5 ये बची हुई एनर्जी होगी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में होगी, ये काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। ये ई के मैक्स होगी। क्या होगी ये ई के? क्या होगी भी ई के? हेलो। मैक्सिमम। Yes, sir. और, Maximum. और अगर मान लीजिए ज्यादा एनर्जी का फोटोन उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया जो डीप में था, तो उसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो इस मैक्स के बराबर नहीं होगी बल्कि इससे कम होगी, क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसने अपने कोलिजन होने में वेस्ट किया। हाँ सर। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले, अपनी सारी एनर्जी अंदर तक वेस्ट कर दे। है कि नहीं भाई? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ। तो emission of electrons by the means of electromagnetic radiation from the metal surface या from a surface is called photoelectric effect। क्या कहलाता है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो। जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या पोलराइजेशन है, ये किस नेचर को शो करता है? लाइट के वेव नेचर को। किसको शो करता है? वेव नेचर। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था 1924 में, इसने ये सिद्ध किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि लाइट जो है दैट आल्सो possess द पार्टिकल नेचर। किसको शो करती है? पार्टिकल नेचर। फोटो Wave इलेक्ट्रिक nature. इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वो पार्टिकल क्या है? आइंस्टीन ने माना कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है भाई? एनर्जी पैकेट्स। क्या है ये?
एनर्जी particle पैकेट, energy packet, और मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो हर फोटोन की एनर्जी जो होगी होगी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सही है? क्या होगी ये? एच सी यस बाई, सर, क्या होगी ये? एच सी बाई HC by लैम्डा। lambda, और दिस एनर्जी इज ओनली डिपेंड ऑन वेवलेंथ। किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? wavelength, वेवलेंथ। एंड एनर्जी इज इन क्वांटम। क्वांटम का मतलब स्टेप्स। क्वांटम का मतलब क्या होता है? स्टेप्स। अगर लैम्डा चेंज होगा तभी एनर्जी चेंज होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? wavelength. Yes, sir. When lambda is changed, then energy of each photon is changed. अच्छा, दूसरी बात उससे ये माना, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। और फोटोन की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हुआ? yes sir, इसमें मोमेंटम तो होता है लेकिन हम इसका मास न्यूटोनियन फिजिक्स से नहीं निकाल सकते। जो मैकेनिक्स में आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वहां से जो मास निकलता है वो रेस्ट मास ऑफ बॉडी होता है। एंड रेस्ट मास हम 0 मानते हैं। किसका? किसका रेस्ट मास 0? किसका रेस्ट मास 0 मानते फोटॉन का। हैं? फोटोन का। ठीक है। दूसरी सर बात, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करेगा क्या? नहीं रिलेटिविटी नहीं, रिलेटिविटी का तो नाम ही मतलब ही। ठीक है ना? यस सर, हाँ। दूसरी बात है नो टाइम लैग इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसने एब्जॉर्ब किया तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब होने के बाद ये टाइम लगाए निकलने में, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा ये? क्या होगा भाई? स्पॉन्टेनियस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टेप्स में एब्जॉर्प्शन हो। वन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब वन फोटोन ऑन। ये नहीं कि उसने कहा भाई कम से कम एनर्जी 5 चाहिए और किसी फोटोन की एनर्जी 5 से कम है तो उसने उस फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर दूसरे फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर लिया, तीसरे फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर लिया और सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद निकल गया। ऐसा नहीं है। वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन। समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ sir. रहा है? यस सर, नो टाइम लैग, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, तो लिखेगा, दो चार लाइनें लिख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट by photoelectric effect, it shows the particle nature of electromagnetic wave. By particle nature of electromagnetic wave या electromagnetic radiation, एक ही बात है। While interference या polarization क्या शो करती है? wave nature. While polarization and interference shows the wave nature of EM radiation. लिख लिया? लिख लिया भाई? Yes, sir. When EM radiations incident on a surface, generally बैक में दो metal, then there is emission of electrons. This is called photoelectric effect. क्या कहलाता है ये?
क्या कहलाता है ये? फोटो इलेक्ट्रिक देखो, Einstein assumed that EM waves या EM radiation travel in form of energy packets called photon. ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं कुछ, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 and its speed in vacuum is 3 into 10 की power 8 meter per second, which is independent from any frame of reference. अब देखो, सुन लो दो तीन लाइनें। जो फोटोन हैं उनकी कई प्रॉपर्टी मटेरियल पार्टिकल से मैच करती हैं, लेकिन कई डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब जैसे मैंने बताया, इसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन फिजिकल मटेरियल पार्टिकल का रेस्ट मास 0 नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा, फिजिकल पार्टिकल की स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, लेकिन इनकी नहीं करती। क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा देखो, द मोमेंटम एंड एनर्जी of each photon has finite value, अब जो एनर्जी है वो लिखना है hc by मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हैज फाइनाइट वैल्यू। अब एनर्जी तो होती है hc by लैम्डा, और आइंस्टीन के प्रिंसिपल से E is equal to mc स्क्वायर भी होता है, इज इक्वल टू hc by लैम्डा कर देंगे इसे हम। अब c से c कैंसिल कर लो, तो मास इनटू स्पीड, ये डायरेक्ट लिखेंगे मोमेंटम p। तो मोमेंटम जो होता है वो h बाई लैम्डा होता है। कितना होता है भाई? कितना होता है? h by lambda. एच बाय तो एनर्जी है hc बाई लैम्डा और मोमेंटम है h बाई लैम्डा। फाइनाइट, लिख लिया? Yes sir. और आपको h की वैल्यू तो मालूम है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है? सर ये वाला जो वेवलेंथ आएगी वो डी ब्रोग वेवलेंथ होगी ना? यार डी ब्रॉगली जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा आपको। डी ब्रॉगली में मैटर वेव सबका निकाला है उसने, सही है? तो हर किसी के लिए निकलेगी h बाई लैम्डा। h बाई लैम्डा सबके लिए। पार्टिकल जो है वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल को भी, तो करस्पॉन्डिंग उन्होंने वेवलेंथ को कंपेयर किया है। जब मैं डी ब्रॉगली पढ़ा दूंगा ना तो बड़ा क्यों रहेगा? ठीक है? यस सर। इतना लिख लिया? लिख लिया? यस सर। अरे भाई लिख लिया कि नहीं? लैम ये आगे लिखिएगा। फॉर अ गिवन वेवलेंथ जो एनर्जी है लाइट की, गिवन वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है लाइट की, द एनर्जी ऑफ लाइट, वो hc बाई लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ hc बाई लैम्डा। एंड द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी लिखो, एंड दिस एनर्जी ऑफ लाइट कैन बी वेरीड only in steps of hc by lambda, only in steps। steps का मतलब क्वांटम।
यानी जो एनर्जी होगी वो hc बाई लैम्डा के मल्टीपल में ही चेंज होगी। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है? अरे भाई ठीक है कि नहीं है? yes sir. Sir, can be varied. Varied in the can be varied by multiple of hc by lambda। मल्टीपल यानी स्टेप्स ऑफ hc by lambda कह सकते हैं। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ढंग से समझते हैं। देखिएगा, लिखिए 2-3 लाइनें। अब पहली चीज तो ये लिखो, आप 2-3 लाइन लिखवा दे। पहले 2-3 लाइनें लिखवा देंगे आप। Yes sir. हेलो, Yes sir. पहले 2-3 लाइनें लिखवा दें इसकी। यार Yes sir. आज 2 ही लोग हैं ना, एक का तो फेयरवेल है। तुम लोग का फेयरवेल है क्या उसमें? स्कूल में नहीं है? नहीं सर। होना ही नहीं इस बार। नहीं सर। उसका तो है यार, वो उसका आया था मैसेज कि सर आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे, 11 बजे से फेयरवेल है। ठीक है, चलिए तो लिखिए, अ मेटल सरफेस हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू। अरे उसको एक बार नव्या को फोन लगा के देख लो जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% सवाल आएगा इसमें से। वृद्धि, Yes sir. हाँ, क्योंकि दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होने वाली है ना, इसलिए कह रहा हूँ।